अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, हम अपने प्रोग्राम में आजकल तो आपके सामने है कि हुकूमत बजट पेश करने जा रही है और इस हवाले से उनकी इत्तेहादी जमातों समेत अहम जो मुलाकातें और जो मुशावरत का सिलसिला है वो भी जारी है। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में ज़रा सियासत से हट के बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ चंद सवालात अगर इजाज़त दी गई तो सवालात सामने रखेंगे। लेकिन सियासत का एक बड़ा नाम है शेख रशीद साहब, जिनको अवाम एक मरतबा फिर सियासत में मुतहरिक देखती है। उनका जो सियासत में एक किरदार रहा है वो ज़रा हटके रहा है और लोग उनको बड़ा पसंद भी करते हैं। तो वो आजकल सियासत से ज़रा दूर हैं और कभी कभी उनकी गुफ्तगू सामने आ जाती है। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और हम ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे कि वो उनका ईद का जो दिन है वो कैसे गुजरता है, क्या उनकी मसरूफियात होती हैं और आजकल वो क्या कर रहे हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। साहब बड़ी मेहरबानी। मैं तो सुबह उठता हूँ, ईद को पहले कब्रिस्तान जाता हूँ वालिदैन के पास दुआ करने के लिए। बाज़ का एक दिन पहले भी चला जाता हूँ, दूसरे दिन जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, लाल वेली आके कुर्बानी देता हूँ और उसके बाद 2 दिन मैं लाल वेली बैठता हूँ। एक दिन पूरा बैठता हूँ, दूसरे दिन 3 बजे तक बैठता हूँ। बाकी हम क्या सियासत करें जी। हमने जो लाल वेली बिल्कुल मोती बाजार और इसके सामने है, लोगों की खरीदारी की सख्त मुतासर हो गई है काफ़ी ज़्यादा। और वो जो ईद में हमा गिरी और शोर शराबा, जोश और वलवला और हम और दबदबा और तनतना। लेकिन मैं हैरान हूँ, लोगों का भी एक हमने बड़ी जंग जीती है, इंडिया को एक बड़ी शिकस्त फाश दी है, लेकिन लोगों ने वो पायलट एक उतरी है, वो 11 करोड़ लोग मेरे साथ ही उस पर लगा दिए हैं, क्या कहते हैं उसको, वीडियो पे। अच्छा, 11 करोड़ से भी 1.10 मिलियन को भी आज क्रॉस कर गई है कि जैसे वो पायलट लाल वेली में ही उतरी है। सो बस इसी तरह की सियासत हो रही है पाकिस्तान में। अल्लाह करे सुकून आ जाए, अमन हो जाए, सब मिल बैठे, पाकिस्तान की बेहतरी सोचें। आम आदमी की जिंदगी में बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं। आम आदमी जो है वो अपनी जिंदगी गुजारने में काफ़ी मसाइल महसूस कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग, आप देखें 36,000 केसेस हैं, 11,000 का ट्रायल हो रहा है। मैं तो आज आपके प्रोग्राम से फ़ायदा उठाते हुए अपील करता हूं कि माफ़ करें, बेचारों को खोलें। गरीब के रेडी कुल्फ़ी, ये रेडी कुल्फ़ी वाले और ये दूसरे बेगुनाह लोग, इन बेचारों को तो छोड़ दें। घरों में इनकी बड़ी मायूसी है। और जो आम कारकुन है, आम लोग हैं बेचारे। लीडरों को आप कर लें ट्रायल जी, कोई बात नहीं, कर लें ट्रायल। लेकिन वो भी आप कह रहे हैं 4 महीने में करना है। 4 महीने में आप बताएं 36,000 लोग कैसे ट्रायल होंगे, और 11,000 का ट्रायल लगा है। अगर 9 चौका 36, 900 लोग एक दिन ट्रायल हों तो फिर कहीं 36,000 लोग 4 महीने में बनते हैं। सो ये सारी बातें बड़ी अजीब और गरीब हैं। और जो हुकूमत है वो कहते हैं जी हम हैं, बस हम हैं। और हम ये चाहते हैं कि हाथ जोड़ते हैं ईद के दिन कि इन बेचारे गरीब कारकुनों को राह कर दें, बाकियों के ट्रायल कर लें। आप अगर आप समझते हैं कोई गुनाहगार है उसका ट्रायल कर लें, लेकिन जो बेचारा वैसे ही धर लिया गया, न लेनी कोई न देनी कोई, ना बेचारे का कोई मसला, उसके घरेलू हालात बड़े ख़राब हैं। और मैं अल्लाह के रूबरू ये बयान दे रहा हूँ, इस मुबारक दिन में दे रहा हूँ कि उनके घरेलू हालात बड़े ख़राब हैं। हमारे महलों में या इलाकों में जो बड़े लोग खैरात भी करते थे या दोपहर का एक खाना लगाते थे, वो भी बंद हो गए हैं। सो रोटी भी बाज़ लोगों का मसला बन गई है। ऐसे हालात हैं। सो मेहरबानी कर दें, कोई अल्लाह रसूल के वास्ते, अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं वो बेचारे, उनको आज़ाद कर दें। शेख साहब, ये हमने आपकी गुफ्तगू शायद रावलपिंडी के अंदर भी सुनी थी कि आपने एस्टेब्लिशमेंट को भी दरख्वास्त की थी कि अब हमें आगे बढ़ना उन्हीं को दरख्वास्त करते हैं जी, और किसको करनी है। कि जो लोग बेचारे जिनके घरों के हालात बहुत ख़राब हैं, अल्लाह ताला इस मुबारक दिन उनको रिहाई कर दें बेचारे, उनको सजा दे कि क्या होना है। शेख साहब, आप जब सियासत में मुतहरिक थे उस वक्त जब ईद के दिन आपके पास आपके हल्के के लोग आते होंगे, कुछ उनके मुतालबात, कुछ मसाइल होंगे, अभी भी वैसा ही दिन गुजरता है कि लाल हवेली? तो बड़ा मुश्किल है। मैं 3 बजे तक बैठता हूँ जी, और बड़ा रंजीदा हूँ। और
क्या आपसे शेयर करूं कि बड़े बड़े बाइज्जत लोग जो है ना, बिजली का जिस दिन बिल देना हो उनके लिए बच्चों की स्कूलों की फीस, इस वक्त सारे बड़े बड़े स्कूलों से जो सफ़ेद पोश लोग अपनी औलाद को पढ़ा रहे थे वो प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों में आ गए हैं। सरकारी स्कूलों में बेंच कम पड़ गए हैं, स्टूल कम पड़ गए हैं। कि एक बात कहना चाहता हूँ, कौम बुरा ना बनाए, मस्जिदों से ऐलान होता है कि बच्चों को कॉलेजों, बच्चियों को कॉलेजों में भेजें। ये पहली वक्त है, मैंने 60 कॉलेज और स्कूल इस शहर में बनाए कि मस्जिदों से ऐलान होता है कि अपनी बच्चियों को कॉलेज में, स्कूल में भेजें, कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, वो भेज ही नहीं रहे। सो खाली पड़े हैं कॉलेज और स्कूल, और वो भरे पड़े हैं जहाँ बेचारे वैसे ही हाजिरी के लिए जाते हैं। शेख साहब, ये सिर्फ पिंडी की सूरत हाल है? मैं पिंडी की सूरत हाल कहता हूँ कि मस्जिदों में दाखिले के लिए भी ऐलान हो रहे हैं और उसके बावजूद लोग नहीं भेज रहे, अफोर्ड नहीं कर सकते, किताबें नहीं खरीदी जा सकती। अब आप देखें, मेरे लाल हवेली के साथ ही उर्दू बाजार लगता है किताबों का भी, और साथ ही मोती बाजार लगता है, साथ ही चाइना मार्केट। हालात को इतने अच्छे नहीं है लोगों का लोग दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, किराया ही पूरा नहीं हो रहा। तो शेख साहब, ये वाली सूरत हाल आपके नजदीक कब पैदा हुई है? ये साल डेढ़ के अंदर आप देख रहे हैं कि मैं तो अभी ज्यादा देख रहा हूँ, अभी पैदा हुई। ये नहीं पैदा होनी चाहिए, सब बैठ जाएं, कोई हल तलाश करें, गरीब को भी जीने का हक दें। और इससे पहले इतनी बुरे हालात नहीं थे कि मस्जिदों में कहा जाए कि बच्चों को स्कूल भेजें, बच्चियों को खास तौर पे, क्योंकि मैंने सारा एजुकेशन में काम ही बच्चियों पे किया, और उसका नतीजा ये निकला कि कॉलेज खाली हैं, कि लोग नहीं भेज रहे अपने बच्चों को, किताबें खरीदने के पैसे नहीं। शेख साहब, ये जो ईद के हवाले से आपने जिक्र किया कुर्बानी का जानवर आप खुद खरीदने जाते हैं? बचपन से जी, बचपन से खुद जानता हूँ। पहले तो मेरे भाई इस बात को पसंद नहीं करते थे, मैं मैचिंग करता था कि दुम्बा का कलरिंग अच्छी हो, खूबसूरत नजर आए। अच्छा। तो हमारे शेख हैं बड़े, वो कमर पे हाथ डाल के देखते हैं गोश्त कितना है कितना नहीं है। मैं नहीं इस बात पे जाता था। फिर मैं ज़रा बड़ा हुआ, फिर मैं ऊँट की कुर्बानी देता हूँ। सो मैं बचपन में मैचिंग जाता था, खूबसूरत जोड़ा हो, कोई दुम्बे का या बकरे का या जैसा भी हो। और अब तो मैं ऊँट की कुर्बानी देता हूँ, 1 या 2। तो क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं, मैं डिफ्रीज़र में तो मैंने डालना नहीं होता और वहीं बांटना होता है। लोगों की तादाद ज़्यादा होती है तो ऊँट से अगर 2 ऊँट हो अल्लाह करे तो फिर वो ज़्यादा लोग अकोमोडेट हो जाते हैं। वरना दुम्बे का तो आजकल, बकरे का पता ही नहीं चलता। तो आप अपने लिए कोई गोश्त नहीं रखते? नहीं, मैं रखता। मोहल्ले में सुबह के वक्त जो मेरी माँ की वक्त की सहेलियाँ लोग तल्लक हैं, सुबह नाश्ता वाश्ता भेज देते हैं कि यहाँ लोग होते हैं। सुबह हम इकट्ठे होते हैं तो इधर उधर से भी नासिरी पाए आ जाते हैं, कोई मगज आ जाता है, कोई ओजड़ी आ जाती है, कोई चने आ जाते हैं। तो एक हमागीर किस्म का नाश्ता हो जाता है ईद का। तो शेख साहब, फैमिली के अंदर आपका वक्त कैसे गुजरता है? कहाँ कहाँ आपका जाना होता है? मैं सुबह 3, दोपहर 2, ढाई, 2:15, 3 बजे तक लाल हवेली रहता हूँ। बाकी फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ। और फैमिली से मैं सारी ज़िंदगी इतना तल्लक ही नहीं रखा है। एक माँ ही से तल्लक था। माँ ही जब दुनिया से चली गई तो एक बहन और एक भाई से तल्लक है। भाई तो जब आप जेल में थे तो वो बड़ा मुतहरिक थे। तो एक भतीजा भी है, वो भी, उसने भी काफ़ी काम करता है। हमने धमाके किए चागी में, और इसका भी करने का क्रेडिट जो है वो डॉक्टर कदीर से हमने इतना अच्छा नहीं किया जितना करना चाहिए था। मेरे बड़े वो अजीज़ दोस्त भी थे और मेरा कमरा भी साथ था, और उनके कहने पर ही मैं कर्नल कज़ाफ़ी को और सद्दाम और अहमदी निजात को ईरान में जाया करता था। सो 2 कामों में मैं काफ़ी एक्टिव था। एक GF-17 जब बन रहे थे 2-3 दफ़ा मैं मुशर्रफ के साथ 2 दफ़ा गया, और GF-17 ने कमाल किया। मुझे इतनी तोके नहीं थी जितना अच्छा रिजल्ट उन्होंने दिया। और हमारे GF-17 दूसरे लोगों के GF-17 से बेहतर है। और फिर J-10 आ गए, और
लेकिन एटॉमिक और मिसाइल में हमारा काम बहुत आगे। अब तो आसाम भी इंडिया का पाकिस्तान की रेंज में है। पहले आसाम तक हमारी रेंज नहीं थी, अब हम आसाम से भी आगे चले गए हैं। सो कोई अगर दोबारा हमला करेगा तो सोच समझ के करेगा। ये क्रेडिट आपने राजा जफरुल्लाह साहब को दिया था दमाम? 4 आदमियों को देता हूँ, राजा जफरुल्लाह, गौहर अयूब, अकरम जकी और शेख रशीद। इसके फैसला, क्योंकि बाकी काबीना जो है इतना दमखम नहीं था उसमें। नवाज शरीफ तो वजीर आजम थे, उन्होंने तो फैसला करना ही था बिलाखिर। फिर हमें ले जाया गया आर्मी की कोर मीटिंग में, जहाँ कोर की तमाम जर्नैल बैठे थे। हमने कहा हिंदुस्तान ने गलती कर दी है, ये मौका ज़ाया ना किया जाए। सही। ये मौका ज़ाया कर दिया तो फिर आपके हाथ कभी नहीं आएगा। और उस वक्त ज़रा मैं जज्बाती था, और लेकिन मैं एक बात, राजा जफरुल्लाह साहब से बरसों मैंने कभी देखा नहीं उन्हें, पता नहीं, अल्लाह करे खैरियत से हों। उनके ख्यालात भी बड़े ही हौसला अफजा, जानदार, और गौहर अयूब के भी, मरहूम के, और मैंने भी जो स्टैंड लिया वो काबीना का एक हिस्सा है। बाकी सब लोगों का ख्याल था सैंक्शन लग जाएंगी, सरताज अजीज टाइप के लोग थे, और पाबंदियां लग गई तो पता नहीं अजाब आ जाएगा, क्या आ जाएगा। लेकिन हम इस बात पे बिल्कुल स्टैंड था कि हमने ये धमाके करने ही करने हैं, चाहे कुछ हो जाए। तो ये फैसला आप समेत उन 4 लोगों का था, मियाँ साहब का एज सच कोई रोल नहीं था उसमें? बाद में उनको फैसला करना पड़ा? फैसला तो उन्होंने ही करना था, वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उन्होंने हर एक वजीर की राय ली कैबिनेट में। लेकिन 4 बंदों की राय एक तरफ थी और बाकी कैबिनेट एक तरफ। शेख साहब, माजी में अगर हम जाएं तो आज से 6 साल पहले, 10 साल पहले जो आप ईद का दिन गुजारते थे, उस वक्त में और मौजूदा हालात में क्या फ़र्क देख रहे हैं? गुर्बत का जिक्र तो आपने किया, मोहब्बत का वो आलम नहीं है। लोग पहले जमघटा होता था, जम गफीर होता था, लोग मिलते थे, लोग हंसते थे, लोग प्यार करते थे, लोग बोसा लेते थे ईद मिलते हुए, लोग कपड़े खरीदते थे, नए कपड़े पहनते थे, और कहते थे मैं ईद का जोड़ा लेने जा रहा हूँ या ईद का फला लेने जा रहा हूँ। अब तो ठुस है जी। अब तो मेरा मतलब है, आप ये समझ लें कि 50% लोग ईद मिलने भी नहीं जाते लाल हवेली। यानी अगर 500 आदमी या 1000 आते थे तो आप समझ लें 300 या 250 400 लोग ईद मिलने आते हैं। ईद का वो जो एक मोहब्बत का एक तूफान था, और एक बड़े जोश खरोश से मनाई जाती थी, और जो भी आता था कोई लेकर ही आता था। बेशक मिठाई तो खैर आती थी, को घर से भी कई लोग पका के ले आते थे कि यहाँ लोग बैठे होंगे मिल के खाना। तो शेख, एक फैक्टर तो गुर्बत है, आपने जिक्र किया, बाकी फैक्टर्स आपके नजदीक क्या हैं? आप समझते हैं वो हालात? मैं समझता हूँ कि नफरतें बढ़ती जा रही हैं, मोहब्बत बढ़नी चाहिए थी। इख्तलाफात काफी फासले होते जा रहे हैं लोगों में। लोगों ने सियासत को ही नफरत का मेयार बना लिया है। हालांकि अपोजिशन में लोग होते हैं, अपोजिशन कोई क़यामत तो नहीं होती, हुकूमत में भी लोग होते हैं, और हर दफ़ा यही होता है कि भाई ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ है। लेकिन एक जुमला अगर मैं कहूँ तो अब वो ईद नहीं जो पहले हुआ करती थी। आगे उम्मीद है? उम्मीद पे तो अल्लाह कायम है, होनी चाहिए, मोहब्बतें बढ़नी चाहिए, नफरतें कम होनी चाहिए, ये गानगत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, और पड़ोसियों का ख्याल होना चाहिए। पड़ोसियों के हालात पर हमारे पुराने मोहल्ले हैं जी, गलियां हैं, हमें हर चीज, हमें ये भी पता होता था कि भी फलाने घर में क्या पक रहा है आज। और हमारे यहाँ ये रिवाज था कि माएँ जो हैं डोंगे में थोड़ा बहुत भेज देती थी, किसी के घर अच्छा पका हो तो फिर वो डोंगा हमारी माएँ जो है खाली नहीं भेजती थी, उसमें कुछ डाल के उस घर में भेजा जाता था। अब तो पता नहीं साथ के घर में कुछ पक भी रहा है कि नहीं पक रहा। पड़ोसियों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। हमारे यहाँ अगर कोई बड़ा सैयद या साहब मर्तबा या इज्जत भी लोग गुजरते थे तो लोग उनको रास्ता देते थे। लोग अब तो लाल हवेली के सामने से पर्स छीन लेते हैं जी लोग औरतों के।
इतनी शर्मिंदगी होती है, इतनी शर्मिंदगी होती है कि मोटरसाइकिल वाला आया और उसने झपटा मारा और उसमें सारा मैं हम समझते हैं हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि मेरी वजह से हालात इस जगह तक पहुंच गए हैं कि लाल वेली के बाहर से भी परस छीन के लोग ले जाते हैं। और मरना और मारना कोई काम नहीं रह गया हुआ जी। सर आपकी वजह से कैसे? मेरा घर है लाल वेली का, एक दबदबा, एक नाम है। अगर तो मोटरसाइकिल वाले आके, एक औरत बेचारी आई है, मोती बाजार जा रही है, चाइना मार्केट या कहीं जा रही है, उससे पर्सी छीन के भाग जाता है, तो उसको ये कोई खौफ नहीं कि यहाँ अंदर शेख रशीद बैठा हुआ है। यानी मैं मैटर नहीं करता उसके लिए कि मैं बैठा हूँ या नहीं बैठा, या कोई मैं कुछ कर लूंगा। सो ये वारदातें जो हैं कल परसों भी ऐसी हर रोज ही हो रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक के बाद मजीद सवालात हम शेख साहब के सामने रखते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शेख साहब, आपकी तकरीबन जिंदगी जो है वो सियासत करते हुए गुजरी है। आजकल जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि लोग आपको देखना भी चाहते हैं, अब आप सियासत से थोड़ा दूर हैं। मैं टीवी पे जाके क्या करूंगा, आप मुझे बताएं। हर आदमी मुझे टीवी वाला फोन करता है, एक दूसरे के खिलाफ बात करूंगा, एक दूसरे के पे इल्जाम ही लगाऊंगा। कोई इशू ऐसा, 3 जंग रही है, जंग में मैं आया हूँ, 3 दिन टीवी पे आया हूँ, और आप देखें लोगों ने भी वो वीडियो ही 11 करोड़ को क्रॉस कर गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि शेख रशीद और वीडियो 110 मिलियन को भी क्रॉस कर जाएगी, ये मेरे तस्वर में भी नहीं था। मैं 17-18 मिलियन तक रहता था, मुझे नहीं यकीन था कि ये 110 मिलियन भी क्रॉस हो जाएंगे। लोगों के पास ही अब ये फोन आ गया, बहुत बड़ा हथियार है, इससे जो चाहते हैं वो बना लेते हैं और खेल लेते हैं। और सारा नजला मुझी पे घेर दिया इस औरत का, जैसे कोई बस ऐसे ही हालात। वीडियो का इस्तेमाल जो है शेख साहब इस मोबाइल का, वो पॉजिटिव भी है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसा इस्तेमाल भी हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। इस वक्त फोन जो है वो एक बहुत बड़ी फोर्स बन गया है। क्लैशनकोफ ही समझे टेलीफोन को। अब आप जिस तरह लोग मैं तो नहीं करता, लेकिन मैंने रखा हुआ है ली और बरकी, वो जो करते हैं अगर कोई मसला हो ऐसा, लेकिन नहीं करना चाहिए ज़्यादा इस्तेमाल भी। हर आदमी फ़ोन पे ही लगा हुआ है, गाड़ी भी चलाएं, मोटरवे पे भी जाएं तो आप देखें कि साथ उसने फ़ोन लगाया हुआ है। मोटरसाइकिल वाला देखें जी, साथ उसने फ़ोन साथ लगाया हुआ है। बिल्कुल। फ़ोन ने बहुत अहमियत इख्तियार कर ली। शेख साहब, जैसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप हमेशा सियासत में रहे, कैबिनेट का हिस्सा रहे, बड़ा मसरूफ रहे। मैं 17 दफा 16 दफा तो मुकम्मल वजीर रहा, 17 दफा 17वीं दफा को 7-8 ही दिन रहा, थोड़े से दिन, 16 ही लगा लें। और सबसे बोगस इंडस्ट्री मिनिस्टर भी मैं रहा, जिसकी कोई इंडस्ट्री नहीं थी। तो अगर 16 मिनिस्ट्रियों में मुझे जो अच्छी नहीं लगी वो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री नहीं अच्छी लगी। अच्छा। बाकी सारी मिनिस्ट्रियों में मैंने कुछ ना कुछ काम दिखाया। अच्छा। क्योंकि वो जिसकी इंडस्ट्री हो उसी को वजीर बनाना चाहिए इंडस्ट्री का, कि उसको समझ होती है कि कॉटन क्रॉप्स क्या होगी और क्या। अब देखें ना, गंदम महंगी, गंदम खरीद नहीं रहे थे लोग, फसलों की तरफ गए, फसलें नहीं खरीद रहे लोग, रेहड़ियां भरी पड़ी हैं कि लोग जो हैं वो हर उस चीज को शरीफ आदमी ने अवॉइड कर लिया है जहां से बचत वो कर सकता हो। इससे मार्केट में बड़ा असर पड़ा है। तो शेख साहब, आपका सबसे यादगार वक्त जो आप कैबिनेट का हिस्सा रहे या वजीर रहे? मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश थी मरने से पहले, अब मेरी उम्र है मरने वाली, खाना काबा की छत पे नमाज पढ़ी जाए। उलमा से सुना था जो खाना काबा की छत पे नमाज पढ़े वो उस पे दोज़ख की आग हराम है। मैंने बड़ा प्लान करके पाकिस्तान के जो 4 आदमी जिन्होंने काबा की छत पे नमाज पढ़ी है या 6, उसमें मैं भी शामिल हूँ। अच्छा। और जब मैं जवान था, बना ही था मिनिस्टर, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करूँ। और जिस आधी कैबिनेट नहीं चाहती थी कि ये खिताब करे, कहती थी ये उर्दू मीडियम है, इसको अंग्रेजी का क्या पता। और ये साहबजादा याकूब साहब मरूम ने इतनी मुश्किल तकरीर लिख कर दी कि शायद वो खुद भी ना पढ़ सकते हों। फिर मैं वहाँ 600 वेस्ट नज़दीक ही था,
वहाँ गया और वहाँ जाके मैंने उसको आसान अंग्रेजी करके, जब मैं आया तो मेरा नाम पुकारा जा रहा था। तो फिर उस वक्त सारे सरबराह बैठते थे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, तो मैंने तकरीर की और बाद में एम्बेसी गया। मैंने कहा ये हैं आपके बाकी पैसे, मैं जा रहा हूँ। मुझे तो एक फ़ोटो चाहिए थी कि हाँ जी हम भी इनमें शामिल हैं जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को खिताब किया। और वो नमाज सर आपने बतौर वजीर वहाँ पर अदा की थी? बतौर पाकिस्तानी आप वजीर? हाँ, मतलब कैबिनेट का हिस्सा थे तब गए थे? मैं गया था जी, मैं गया था। साहबजादा याकूब साहब तकरीर करना चाहते थे, मैंने बस की। मैंने कहा मैं यहीं से या मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा या स्टे ले लूंगा यहाँ पे। सो मैंने तकरीर करनी है। फिर वो तकरीर उस दिन मुलतवी हुई, अगले दिन तकरीर हुई और मैंने की। और उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर लिख कर दी, लेकिन मैंने शॉर्ट लफ्ज़ों में अपनी फ़ोटोग्राफी कराई और अपना रिकॉर्ड पे आया कि भाई ये भी शामिल थे। और एक जलसा था भुट्टो का जहाँ से मुझे शोहरत मिली, लियाकत बाग में। वो सदर भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे बांग्लादेश के बाद। मैंने कहा मैं नहीं करने दूंगा, सामने ही मेरा कॉलेज था। तो मैंने जलसा पलट दिया अकेले, तन्हा, भुट्टो साहब का। हाँ जी। और उस दिन के बाद से फिर अब ये दौर आया, हर आदमी मुझे कहता है आप टीवी पे नहीं आते। जो आदमी मुझे टीवी वाला फ़ोन कहता है, सवाल भी आजकल इस किस्म के हैं, कोई रहा होगा नहीं होगा, कोई ऐसा होगा नहीं होगा। कोई ऐसी बात नहीं है जो कि इंडिया से जंग हुई 3 दिन 4 दिन, चारों दिन मैं टीवी पे था जी, चारों दिन मैं टीवी पे था। कोई रोज़ा तोड़ना पड़ा तो मैं तोड़ूंगा। अभी के हालात में मेरे पास टीवी पे कहने के लिए कुछ नहीं। मैं किसके खिलाफ बात करूं? जिनके खिलाफ सारा माहौल बनाया गया है या सोशल मीडिया चल रहा है, उन्होंने खामखा मुझे चिल्ले में भेज दिया। मैं तो कभी किसी के खिलाफ इस तरह नहीं रहा, अदारों के खिलाफ मैं कभी नहीं रहा। बिल्कुल। तो ये रोज़ा आपको कितना लंबा लग रहा है? कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, कुछ समझ नहीं आ रही कि ये रोज़ा कितना लंबा हो सकता है। शेख साहब, लेकिन आपके तो बड़े पर्सनल ताल्लुकात भी रहे हैं, जैसे आपने बस इसी चीज़ ने मुझे ज़्यादा परेशान किया हुआ है कि जिनसे तल्लक थे किसी ने तल्लक नहीं निभाए। तो दुख होता है, शिकवा है? दुख होता है, शिकवा भी है सर? शिकवा भी है कि उन्हीं के दौर में फिर आपको हथकड़ियाँ लगी, आप अदालतों में पेश होते रहे, चिल्ला काटा जी 40 दिन का बगैर किसी के। और लेकिन एक चीज़, मरने से पहले मैंने किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर 40 दिन की बजाय मैं 4 घंटे में भी रहा हो सकता था, लेकिन मैंने किसी की फैमिली पे, किसी की ज़ात पे, किसी के नाम पे कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि मैं मरने से पहले शर्मिंदा हूँ और कहूँ कि मैंने ये इल्ज़ाम लगाया, वो इल्ज़ाम लगाया। मैंने अपनी बातें खुल के की और वही कहा जो मेरे ज़हन में था, जो मुझे कहा गया था पढ़ने का, वो मैंने नहीं पढ़ा जी। आपको भी कहा गया था? ज़ाहिर है, ये कैसे हो सकता है। अच्छा। लेकिन मैंने एक लाइन क्या ज़ेर ज़बर भी नहीं पढ़ा, वही कुछ कहा जो कुछ मैंने कहना। तो सर उसके बाद आप समझते हैं कि कुछ दोस्तों ने आपको रिलीफ दिलवाया या आपने? नहीं, बस वो मेरा ख्याल है मैं उनके मेयार पे पूरा नहीं उतरा। क्योंकि मैंने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अपनी की 100%, 120%, और उनका ख्याल था ये हमारी करेगा। सो मैंने अपनी वाली की, लेकिन उन्होंने मुझे तंग नहीं किया, कोई मारा पीटा नहीं, कोई मेरे साथ तशद्दुद नहीं हुआ। बस मैं लेटा रहा 40 दिन वहाँ पे। 23 दिन जेल में रहा। वहाँ तो मैं तड़का शड़का मूंगी गोश्त वोश बना लेता था जी, और तंदूर से ताज़ा रोटियाँ मंगा लेता था। उधर ज़रा चिल्ला मुश्किल काम था, वो गार जो थी वो ज़रा मुश्किल थी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शेख साहब, जैसे आपने भुट्टो साहब के जलसे का जिक्र किया, उस वक्त भी आप समझते हैं कि आपके साथ लोग थे, कोई स्ट्रीट पावर था तब? उस वक्त मैं बहुत मकबूल था गार्डन कॉलेज में। सामने गार्डन कॉलेज था ना जी, मैं प्रेसिडेंट था गार्डन कॉलेज का। हॉस्टल में ही 2-2 हज़ार लोग होते थे। तो आपके जहन में क्या था कि ये जलसा नहीं करने देना? बांग्लादेश का इशू था ना, उसको तस्लीम करने जा रहे थे, तो मैं जरा उसके खिलाफ था। मेन इशू यही था। अच्छा, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि आपको तकरीर, कुछ लोग चाह रहे थे कि आप यूएन में, अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर ना करें,
मैं आम क्लास से गया ना, जिस हवेली में मैंने 12-16 दफ़ा झंडा लहराया एज ए फेडरल कैबिनेट, उसके नीचे मैं किताबें बेचा करता था। मैं आम आदमी का बेटा हूँ, मेरा कोई तारफ नहीं है, मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ। और वो मालकन जो लाल हवेली की बुदोबाई थी, वो मेरा ख्याल करती थी, रुपया ठन्नी फेंक देती थी ऊपर से। और मेरे ख़ानदान, मेरे साथ कुछ भी नहीं था सिवाय खुदा की मदद के, कुछ भी नहीं। तो शेख साहब, आपने कई मरतबा सियासत के हवाले से जिक्र भी किया होगा। आप कॉलेज में थे, सियासत में किससे कॉलेज में मैं सियासत में तो जी मैं शोरश का शागिर्द अव्वल था, शोरश काश्मीरी का। वो बादशाह खान वगैरह से भी, उस लेवल के सियासतदानों से भी शोरश को मिलने आते थे या ज़ौलाई के घर आते थे, तो मैं लेकिन सियासत मैंने शोरश से ही सीखी, जितनी भी सीखी। जिस तरह उसको जो उसकी तकरीर का स्टाइल था, वही वो मुझे टाइम दिलवा देता था। शेख रशीद ने भी 5 मिनट दे। अच्छा। वो बड़े लोग जो पहले होते थे ना, वो कहते थे नौजवान नस्ल आगे बढ़े। आजकल कहते हैं कि गला घोंटो, इसका रास्ता रोको, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको क्या पता होगा, इसको क्या पता है। हर समझता है कि मुझे ही पता है, इनको किसी को नहीं पता। तो उस वक्त जो बड़े लोग थे, वो ताजपुरी साहब हुए, श्यामुल हक थानवी हुए, शोरश काश्मीरी हुए। मैंने जो कुछ भी सियासत में, ज़ौलाई से भी मेरा तल्लुक़ था, लेकिन सियासत की तहरीर और तकरीर जो है, ये अभी मैंने जो किताब, तीसरी किताब बड़ी बिकी है, जो लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक, उसका में भी शोरश का ही असर था, क्योंकि वो हर वक्त लिखते भी रहा करते थे। और जब वो तकरीर करते थे तो सुबह हो जाती थी। मैंने ऐसा मुकर्रर नहीं देखा कि अताउल्लाह शाह बुखारी हुआ करते थे, अताउल्लाह शाह बुखारी तकरीर करते थे तो फजर की अज़ानें हो जाती थी। शोरश का भी यही हाल था। शोरश जब बोलने पे आते थे तो उसको आमद होती थी ऊपर से, ऐसे लगता था कि अल्फाज जिसको सलाम पेश कर रहे हैं। और उस वक्त मादर मिलत का भी मैं स्टेज सेक्रेटरी था अयूब खान के खिलाफ, जब तो लियाकत बाग में। वैसे तो मैं शेख अब्दुल्ला के लियाकत बाग के जलसे का भी बड़ा करता धरता था, लेकिन ये है कि अल्लाह की तरफ से शुरू में मुझे मौका मिला कि मैं बचपन में ही बड़े लोगों के साथ उठूं बैठूं। खुद बड़ा नहीं था, खुद मैं बहुत हकीर आदमी था, किसी की जूती के बराबर नहीं था, लेकिन बचपन से ही मुझे बड़े लोगों के साथ उनको सुनने का, उनके साथ उठने बैठने का, उनके करीब होने का मौका मिला। शेख साहब, जैसे किताब का आपने जिक्र किया, आपकी बड़ी हमने गुफ्तगू सुनी भी है। अभी जो मौजूदा हालात हैं, जो सियासत में आपका एक रोल, जो मुश्किलात आपको पेश आई, क्या कोई किताब लिखने का इरादा रखते हैं जिसमें ये किताब मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने जो लोग मांग रहे हैं मुझसे किताब, ये मैंने 2 करोड़ रुपए में बेची है, चैनल को ही बेची है। एक किताब। अच्छा, उसका यानी राइट्स उसके सारे खरीदो फरोख्त के 2 करोड़ में 2 करोड़ में बेची है। और अब तो उससे भी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद छपे, ताकि सच लिख कर मर जाऊं। सच लिखना भी बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप सच भी लिखेंगे तो उससे भी मजीद बड़े मसाइल। सख्तियां क्या होंगी जी, सख्ती इंसान झील ही लेता है जी, सब लोगों ने झील ही ली। कोई सख्तियों से मेरा मतलब है, सख्तियों के आगे किसी ने हथियार नहीं घेरे। तो शेख साहब, उस किताब में आपने ये सारे किस्से लिखे हैं, हकायक आपने बयान किए हैं। मैं ऐसी बातें लिखना चाहता हूँ जिससे कौम को पता लगे कि असल क्या था, असल मसला क्या था और उसका फैसला क्या हुआ। ये लिखना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इरादा है कि लिखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इरादा है। लेकिन शेख साहब, जैसे आपने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर का जिक्र किया और ये भी कहा कि कुछ लोग चाहते थे कि शेख रशीद वहाँ तकरीर ना करे। सियासत में अभी भी ये लेग पुलिंग वाली बात होती है, उस वक्त भी आपके साथ ये हुआ। तो शेख साहब, सबसे ज्यादा गिला माजी में आपको किससे रहा है, वो कैबिनेट के अंदर हो या सियासत में ओवरऑल हो? मैंने कोई जो भी रोल अदा किए वो लोगों की कुर्बत में ही किए, कोई लोगों से ज्यादा दूरी में नहीं किए, और किसी के खिलाफ जाती मेरी लड़ाई झगड़ा नहीं है जी।
मेरा ज़ाती मेरी इदारों के साथ बड़े अच्छे तल्लकात थे, फिर वो इस दौर में ख़राब हो गए, पता नहीं कैसे ख़राब, मुझे तो यही समझ नहीं आती ख़राब कैसे हो गए। बिल्कुल हैं जी। और उसका 2 दफ़ा मुझे तड़का भी लगा। नहीं, वैसे शेख साहब अगर बताना चाहें तो ये हुआ क्यों, यूँ कैसे हुआ, किसने किया, मुझे नहीं पता। क्योंकि ये लोग, मैं मुशर्रफ के साथ हर रात को खाना खाया करता था, सिगार पिया करता था, क्योंकि मुशर्रफ की साहिबा बीवी मेरी बहन थी, उसको सिगार नहीं पीने देती थी, तो फिर मैं चोरी के सिगार उसको पिलाया करता था, मुशर्रफ साहब को। और डॉक्टर कदीर से का मैं, आप ऐसा समझें कि जो कुछ वो मुझे भेजता था, कर्नल कज़ाफ़ी के पास, सद्दाम के पास, अहमदी निजात के पास, जो कुछ सद्दाम ने कहा कि मेरे साथ होगा, उसकी मौत बिल्कुल वैसे हुई। बाज़ का मैं सोचता हूँ कि वो वली था। अच्छा। सद्दाम, कर्नल कज़ाफ़ी, हम घंटों बैठे रहते थे। और बाज़ लोग हकीकत में बड़े लोग थे, बाज़ लोगों को हादसे ने बड़ा बना दिया। बाज़ लोग छोटे घरों से बड़े घरों में चले गए, और बाज़ लोग बड़े घरों से नेस्त नाबूद हो गए। तो अभी सर, अभी क्या माहौल नजर आ रहा है? अभी तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, पता नहीं कौन समझ। मुझे कोई पाकिस्तान में ऐसा बंदा नजर नहीं आ रहा जिसकी जो ये कहे ऐसा होगा और वैसा ही हो। पहले तो मैं खुद पेशन गोइयां कर लेता था, अब तो मैं भी बिल्कुल बांझ हो गया हूं कि मुझे समझ नहीं आती है एक दिन क्या होता है। मंगल को कुछ है और बुध को कुछ है। और सिर्फ मैं चाहता हूँ इन गरीबों को अदारे मेहरबानी करें, छोड़ दें, और जो घरेलू हालात ख़राब हैं लोगों के, वो आए निकलें बाहर। हौसला नहीं है लोगों में, हौसला हारते जा रहे हैं लोग डे बाय डे। जो है अब चेहरा पढ़ना मुश्किल हो गया है। पहले चेहरा पढ़ा जाता था, अब चेहरा भी नहीं पढ़ा जाता। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद शेख साहब। लेकिन एक लोगों को शिकवा जो है वो शायद इलेक्शन के हवाले से भी है। आपने कई इलेक्शन देखे हैं सर, आप कैबिनेट का हिस्सा भी रहे हैं। ये इलेक्शन में तो हमेशा सवालात उठते रहे हैं, वो मोहतरमा का इलेक्शन हो, मियाँ साहब का इलेक्शन हो। इस मरतबा जो लोगों को गिले हैं, आप वो ज्यादा हैं, मेरा ख्याल है मसाला ज्यादा लग गया। अच्छा, इतना नहीं लगना चाहिए था। गिले हर इलेक्शन में होते हैं कि अभी धांधली हुई है, ये हुआ है, फलां हुआ है। इस दफा मसाला तेज था, हजम नहीं हो सका, या उसने वो काम नहीं दिखा सका, उसके नताइज जो हैं वो नहीं निकले। सर, आप मुशर्रफ साहब के साथ रहे, मियाँ साहब के साथ रहे, बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ आप रहे। कोई एक यादगार लम्हा जो मियाँ साहब के साथ, मुशर्रफ साहब के साथ, या जो आपको अभी तक याद हो, जिससे आप याद करके? मुशर्रफ का मैंने एक ही लम्हा बताया कि मुशर्रफ से जिंदगी, मैंने कहा कि मैंने एक काम जिंदगी में करना है कि आप काबे के अंदर बैठे हुए हैं, काबे की चार दीवारी के अंदर जी, कि आप मुझे इजाजत दे दें काबे की छत खुलवाने की। उसने कहा ठीक है जाओ। मैंने काबा शरीफ का दरवाजा खोला, बाहर गवर्नर मक्का खड़ा था, मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे कहा कि प्रेसिडेंट वांट्स दैट दिस डोर शुड बी ओपन। उसने कहा इसकी चाबी जो है 70 किलोमीटर के 170 किलोमीटर दूर है उस बंदे के पास। मैं फिर वैसे ही दरवाजा खोला, अंदर आया, फिर उस मक्का के गवर्नर के पास गया, मैंने कहा कि हेलीकॉप्टर भेजो। वो हेलीकॉप्टर पर आया। जब वो आया तो वो इतना खूबसूरत आदमी था, इतना हसीन आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। उसने कहा 4 या 6 से ज्यादा आदमी, ये सीढ़ियां हजूर के जमाने की हैं, 1500 साल पुरानी, नहीं चढ़ सकता इस पे कोई। तो फिर मेरा ख्याल था कि मुशर्रफ, मुझे जो बात आपको कहना चाहता हूँ कि इतने जर्नैल हैं काबा शरीफ के अंदर, मुझे तो वैसे ही नुकरे लग जाऊंगा। लेकिन मुशर्रफ ने सबसे पहले कहा कि शेखू यू फर्स्ट, यू डिड इट, यू फर्स्ट। सो सबसे पहले जो वो सीढ़ी चढ़ा वो मैं ही था, मुझे ही उसने कहा कि आगे चल। और ऊपर हमने नवाफिल अदा किए। और गल्फ वॉर में भी मैं इंचार्ज था, तो कई दफ़ा मुझे काबे के अंदर जब मैं होता था तो रोज़ काबे के अंदर होता था। गल्फ वॉर के बाहर पाकिस्तानी ही थे सारे जो उम्रा कर रहे थे, बाकी तो लोग गायब हो गए थे, थोड़े से लोग थे। वो भूल ही जाते थे कि शेख रशीद अंदर है। फिर मैं दरवाजा खटखटाता था कि जोर की अजान हो गई है, मुझे बाहर निकालो। सो अच्छी जिंदगी गुजरी, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने एक हकीर इंसान को, एक फकीर इंसान को, एक
जिसकी कोई पुश नहीं थी, जिसकी कोई फॉरेन एजुकेशन नहीं थी, और जिसका कोई हदूद अरबा ऐसा नहीं था कि जिसके बेस पे वो लोगों को मुतासर कर सकता या लोग उस पर मेहरबानी करते। अल्लाह ने वैसी ज़िंदगी दी, मैं अल्लाह का मशकूर हूँ। शेख साहब, अब अगर हम बात करें तो लोग आपको दोबारा सियासत में, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया, कि देखना चाहते हैं। कोई वक्त तो आए, अभी तो मैंने रोजे के आलम में, कोई वक्त तो आए ना, क्या करेगा आदमी। इरादे लोगों के बड़े पोशीदे हैं, पता तब लगता है जब अनाउंसमेंट हो जाती है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 1-2-3 महीने उसकी ग्राउंड बनती थी और 1-2-3 महीने पहले उसके लिए रास्ते हमार किए जाते थे। अब तो हुक्मनामा आ जाता है कि ये हो गया, सो हो गया। सियासत के हवाले से कि ये यहाँ से जीता, ये यहाँ से जीता, हर चीज के हवाले से उस वक्त पता लगता है कि रात को या सुबह, उससे पहले किसी का कोई गैस वर्क नहीं है। शेख साहब, जैसे आपने लोगों के हवाले से बात की, हमने तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, सिस्टम के हवाले से, अब ऐसी सूरत हाल में मौजूदा सिस्टम को आप किस तरह देख रहे हैं, कितना कुछ नहीं पता। मैंने आपको खुद कह रहा हूँ कि रात को सो तो सुबह पता लगता है, रात को ही पता लगता है कि ये हो गया। सिस्टम के बारे में कौन कहेगा। मैं अब ईद का शो कर रहा हूँ, मैं तो 26वीं तरमीम पे बात नहीं करूंगा, मैं 27वीं तरमीम की तैयारी की बात नहीं करूंगा। सर, आप सीनियर सियासतदान हैं। मैं हूँ सियासतदान होने का मतलब ये तो नहीं कि अब दोबारा मैं कहूँ आ बैल मुझे मार और खाम खा की मुसीबत में सूरत हाल। एक आदमी से तल्लक है, वो मैंने निभाया, उसके खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वरना मैं 4 घंटे में भी आ सकता था। मैं 40 दिन एक गार में रहा हूँ और किसी से मेरा तल्लक ही नहीं, उस बंदे से ही मेरा तल्लक। शेख साहब, लेकिन आपने इस उम्र में भी सख्तियां बर्दाश्त की, ताल्लुक एक आपने निभाया, जो लोग आपके साथ रहे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, कोई आपको महसूस हुआ कि तवक्को थी कि ये लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ जाएंगे, जो गवर्नर रहे, जो वुज़रा रहे? देखें, इंसान एक ही दफा जीता और मैं मरता है। मैं आपके सामने आज इंटरव्यू देने की पोजीशन में ना होता, मेरे चेहरे पे लानत बरस रही होती अगर मैं वो कुछ कह देता जो लिखा हुआ था। ठीक है, मैंने वही कहा कि मैं मरते दम तक सर उठा के चलूं कि शेख रशीद मर गया है, लेकिन इसने कोई किसी के ऊपर, किसी की बीवी के ऊपर, किसी की फैमिली के ऊपर, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अपनी बात की। मैंने तो यहां तक कह दिया कि भाई हर जुमे के खुतबे में भी इसका जिक्र किया करो। कोई कह सकता है, किसी में जुर्रत है? और आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन हूं कि मैंने किसी के खिलाफ नहीं किया, और अल्लाह ने हिम्मत दे दी 40 दिन, वरना इस उम्र में 40 दिन आसान काम नहीं। लेकिन शेख साहब, आपके एक इंटरव्यू का तो जैसे आपने कहा कि लोग आजकल सोशल मीडिया पे चलाते हैं, तो सोशल मीडिया पे हमने भी देखा कि आपके एक इंटरव्यू का बड़ा जिक्र होता था कि वो शायद अरेंज करवाया गया था और आपको बिठाया गया था। क्या ये हकीकत है कि आपसे जबरदस्ती एक इंटरव्यू करवाया गया था? मैंने इंटरव्यू खुद किया, अपनी मर्जी का। करवाना तो उन्होंने ही था ना जिनके पास में था, और कहा तो बहुत कुछ जा रहा था कि मैं पता नहीं क्या कह दूंगा या कोई बात करूंगा। किसी एक जेर जबर पे भी शर्मिंदा नहीं हूं और मरते दम तक शर्मिंदा नहीं रहूंगा। सबसे बड़ा काम ये है मेरा। शेख साहब, अरेंज उन्होंने करवाया, लेकिन बातें आपने सब अपनी की। बिल्कुल ठीक कहा मेरे भाई ने, आप मेरे बेटों की जगह हैं। बिल्कुल आपने अच्छा जुमला सिलेक्ट किया कि ज़ाहिर है कि उन्होंने ही बाहर मुझे निकाल के लाना था, लेकिन मैंने जेर जबर भी किसी की नहीं पड़ी, अपना किया, उस पर कायम। शेख साहब, अभी जैसे आपने एक वीडियो का जिक्र किया, हम अक्सर देखते हैं कि कभी आप तंदूर पे रोटी लगा रहे होते हैं, कभी आप चने खा रहे होते हैं होटल पे जाके। पता नहीं कैमरों को क्या हो गया, जिधर जाओ कैमरा फोटो खींच लेता है और फिर वो पता ही नहीं लगता, वो पता ही नहीं। मैं तो कैमरे से डरता हूँ बहुत। ये आपकी अपनी टीम नहीं करती शेख साहब? नहीं, एक आधा लड़के मेरे हैं, 2 लड़के हैं, लेकिन ये सारे लोग, कोई भी कहीं जाता हूँ तो फोटो कोई बना लेता है ऐसी कि बैठा थड़े पे बैठा है। थड़े पे बैठना क्या गुनाह है जी? अगर मैं सुबह नाश्ता करता हूँ, पाए शाय खाता हूँ, तो इसमें क्या? अब आप पाए मेरे की फोटो लेके ही सारी तरफ चला दे। अब 11 करोड़ लोगों ने जो वीडियो चलाई है, 11 को भी प्लस हो गया है।
मैं 17 मिलियन तक रहा हूँ। लोग मुझे कहते थे जी आपने 17 मिलियन को टच कर दिए। अब लोग जब मुझे कहते हैं जी कि आपकी वीडियो जो है वो 110 मिलियन को भी क्रॉस कर गई है, मैं हैरान होता हूँ, या अल्लाह परवरदिगार ये कौन लोग हैं। इंडिया में तो कई 100 मिलियन में चली गई वो, क्योंकि शायद पाकिस्तान में वाहिद ही कवारा नजर आया इस दुनिया को, इंडिया में भी वाहिद कवारा नजर आया। हालांकि सैकड़ों लड़कियां बगैर शादीशुदा, सैकड़ों नहीं करोड़ों होंगी किसी का, लेकिन वो और लड़की वाली जो वीडियो थी वो 11 करोड़ पे लोगों ने मजाक मजाक में ही 11 करोड़ कर दिया पाकिस्तान, मेरे टेलीफोन पे कर दिया। 110 मिलियन तो इंडिया की तो बात छोड़ें आप, इंडिया में तो वो आग लगी उससे, आग लगी। लेकिन शेख साहब ये जो आप तंदूर पे जाते हैं ये शौकिया जाते हैं, आप वैसे ही रोटी में होटल से, तो क्या रूटीन में इस तरह नाश्ता करते हैं? तरह रूटीन में, हर रोज में रूटीन में खाने का मैं शौकीन हूँ, बदलता रहता हूँ। आज मैंने जो खाया है, हालांकि खाना मैं कुछ और चाहता था लेकिन खाना कुछ और पड़ गया। मुझे पता है कि आज मंगल है, आज वहाँ जाना चाहिए, आज बुध है, आज वहाँ ठीक होगा, और बड़ा सिलेक्टिव हूँ खाने के मसले में, खास तौर पे नाश्ते के मसले। और हमने ये भी सुना है कि जब आप इस्लामाबाद में होते हैं क्या, तो आपके कुछ दोस्त भी हैं जिनको आप मैसेज करते हैं और वो रास्ते से आपके लिए दाल भी लेके आते हैं। लाजम लोग मेहरबानी करते हैं, लेकिन मुझे खुद भी पता होता है, मैं रात को ही कह देता हूँ अपने मुलाजिम को कि वहाँ से ले आओ, कुछ ले आओ। और मुझे पता होता है कि मैंने हफ्ते वाले दिन हरीसा खाना है, और हफ्ते को गोश्ताबा खा, इतवार को गोश्ताबा खाना है, आप गोश्त खाना है सोमवार को या मंगल को। होटलों वालों को भी पता होता है कि आज शेख रशीद के क्या खाना है, के पास क्या खाना जाएगा। जो खाना लेने जाता है बंदे को देख के ही पहचान जाते हैं। हाँ शेख साहब, ये जो आपकी मुख्तलिफ वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, कुछ मीम्स भी बनती हैं, आप इंजॉय करते हैं या कुछ? मैं देखता ही नहीं जी, मैं देखता ही नहीं। मैं फोन से ही डरता हूँ जी। जब मैं कुछ खा रहा हूँ देखता हूँ फोन वाला आ गया तो एकदम मैं वही खुश हो जाता हूँ। चलते चलते आजकल लोग मोटरसाइकिलें रोक के फोटो बना लेते हैं। लेकिन शेख साहब ये लोगों की मोहब्बत भी तो है। कहते हैं, कह सकते हैं, लेकिन एक आदमी की प्राइवेट लाइफ है, आदमी थड़े पे नाश्ता कर रहा है तो ये उसका अपना, उसको मजा आ रहा है, प्राइवेसी होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए। शेख साहब, लाल हवेली की रौनकें दोबारा कब बहाल होते हुए देख रहे हैं? बड़ा मुश्किल सवाल किया है। लाल हवेली मैं तो दोपहर 3 बजे तक बैठता हूँ। लोग भी जो हैं पाकिस्तान में, आपको पता है, बहुत ही देखते हैं कि कहाँ कब जाना है और किस टाइम पे जाना है और किन हालात में जाना है। लोग घबराए हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। लोग जो लाल हवेली को शोहरत बुद्धोबाई के वक्त से मिली, वो आज तक तकरीबन रावलपिंडी की शिनाख्त में लाल हवेली का नाम जिंदा है। अच्छा है या बुरा है ये मैं कह सकता हूँ। और इसी लाल हवेली को सर ताले भी लगे 2 दफा तो इस दफा लगे जी। सामान भी सारा जी पुराना सामान था बुद्धोबाई का। कहने को तो आइफ थी, पर बहुत सारी औरतों से नेक औरत थी, बहुत सारी औरतों से। बाद में तो कुरान की तरफ रागिब हो गई। कब मरी, कैसे मरी, कोई पता नहीं। शेख साहब, एक आखिरी सवाल होगा कि आप हमेशा एक प्रिडिक्शन करते हैं, पेशन गोई आप करते थे कि ये होने जा रहा है, और ख़ास तौर पर कुर्बानी की ईद से पहले आप कहते थे कि ये कुर्बानी होगी। इस मर्तबा कुछ ना कुछ होगा इस मुल्क में। कब होगा? इंडिया मस्ती करता है, कोई और मस्ती करता है। देखें हालात जो हैं, ईद पे एक तो मैंने आपको कहा कि पड़ोसियों का ख्याल रखें। हालात छीना छपटी की तरफ जा रहे हैं। हालात जो हैं, तनख्वाहों में जो तनख्वाहदार तबका है उनका गुजारा नहीं हो रहा। जो कारोबारी है उसकी दुकान पे गाहक ही नहीं जा रहा। जहां 14 सेल्समैन थे वहां 4 रह गए। सो ये इसका नतीजा क्या निकलेगा ये मैं कुछ इस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये आप कह सकते हैं
कि कुछ ना कुछ हो के रहेगा। कब होगा ये नहीं मुझे पता, 6 महीने में, साल में, ये नहीं मुझे पता। शेख साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, शेख रशीद अहमद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जो चंद सवालात हम कर सके वो शेख साहब के सामने हमने रखे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।